तो बेटा प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की साइट की बात करें तो जनरली जो भी ग्रीन लीव्स हैं या अदर ग्रीन पार्ट्स हैं, उन सभी ग्रीन पार्ट्स में और ग्रीन लीव्स के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं। और यही मीजोफिल सेल बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट नाम के डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल को कंटेन करके चलते हैं और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को या सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा और ये एक सेल ऑर्गेनेल है। तो जो एक्चुअल साइट है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो हमें बात करनी है इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की जिसमें ये काम हो रहा है। एक्चुअल में तो यही हो रहा है, इसके अंदर ये कंटेन करके चल रहा है क्लोरोफिल को। क्लियर है? तो यहाँ पे अगला जो पार्ट हमें पढ़ना है वो ये है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने सेल में पढ़ा कि ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल है। ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं थाइलेकॉइड, जिसके अंदर थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं थाइलेकॉइड्स। अब क्या होते हैं थाइलेकॉइड और थाइलेकॉइड्स का काम क्या होगा और थाइलेकॉइड्स की यूनिट्स क्या होंगी, ये सब मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो इस बात को आप इस दर समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बना रहा हूं जिसमें दोनों मेम्ब्रेन्स बना दी मैंने। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं और इसके अंदर जो भी फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। द एंटायर सरफेस और फ्लूइड मैट्रिक्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, पूरे हिस्से में सब कुछ स्ट्रोमा है। अभी इसी स्ट्रोमा में थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड अकेला होता है, कॉन लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्टैक हो जाए तो इनके स्टैक को हम लोग ग्रेना कह देते हैं। इनका जो स्टैक होता है इस स्टैक को हम लोग ग्रेना कहते हैं। तो मैंने बताया कि जब ये सिंगल थाइलेकॉइड था, ये अकेला था तो थाइलेकॉइड था, लेकिन जब थाइलेकॉइड के ग्रुप या ऐसे करिएगा जब थाइलेकॉइड स्टैक हो गए तो वो हमारे ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम कहलाते हैं। और इन ग्रेनम या ग्रेना को जोड़ के रखने का काम करते हैं स्ट्रोमा लैमेला। जिनसे ये आपस में जुड़े होंगे उन्हें हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है जी, इन्हें हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। तो अब अगली बात ये है कि देखिए ये एक फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड मेम्ब्रेन और ये थाइलेकॉइड की थर्ड मेम्ब्रेन, इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम है। थाइलेकॉइड क्या है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम है जो दो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इस क्लोरोप्लास्ट को बना दे रहा हूँ और इस क्लोरोप्लास्ट में मैंने फिर से ये थाइलेकॉइड्स जो कि ग्रेना के रूप में है इन्हें यहाँ पे बना दिया, इन्हें यहाँ पे बना दिया। तो होगा क्या कि इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कुछ पिगमेंट्स और प्रोटीन देखने के लिए मिलेंगी। इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, जो भी पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, तो ये इसकी मेम्ब्रेन पे आपको पिगमेंट्स और प्रोटीन्स मिलेंगी जिनका काम क्या होगा,
जिनका काम होगा जो सनलाइट आ रही थी उस सनलाइट को ट्रैप करने का, और ट्रैप करने के बाद में दो एनर्जी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करना, जिसमें से एक मॉलिक्यूल हमारा एटीपी होगा और दूसरा NADPH होगा। तो मैंने बताया कि जो सनलाइट आ रही थी, इस सनलाइट में जो लाइट एनर्जी थी जो बेसिकली फोटोन की फॉर्म में होती है, जिसकी यूनिट को हम लोग क्वांटासोम कह देते हैं या एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, जो सनलाइट की फॉर्म में आए उसको ये पिगमेंट जो हैं क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। उस लाइट एनर्जी को ये पिगमेंट ट्रैप करेंगे और ट्रैप करने के बाद में क्या किया जाएगा, ट्रैप करने के बाद में इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो केमिकल एनर्जी यहाँ पे बनाई जाएगी वो एटीपी और NADPH की फॉर्म में होगी, वो एटीपी और NADPH की फॉर्म में होगी। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो मैंने बताया क्या कि जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन थी, जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन थी, इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट्स थे या प्रोटीन्स थी, उनका काम था कि वो ट्रैप करती लाइट रिएक्शन को या ऐसे कहिएगा लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट कर देती उसको केमिकल एनर्जी में, कन्वर्ट कर देती उसको केमिकल एनर्जी में, जो कि एटीपी और NADPH की फॉर्म में हो सकता है। थोड़ा सा दीदी और जल्दी आ गई, आज थोड़ी लेट होके आती है, आराम से जल्दी आ गई। अभी तो क्लास, अभी तो माहौल बनना है, थोड़ी देर और होती तो माहौल पूरा बन जाता, उसके बाद आती आपको कुछ पढ़ लेना पड़ता, पल्ले अभी भी नहीं पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस था जिसमें लाइट एनर्जी को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, तो ये सीधा सीधा रिएक्शन लाइट ड्राइवन था, लाइट ड्राइवन था, मतलब सनलाइट को सीधा सीधा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं इसे नाम दे रहा हूं लाइट रिएक्शन, इसको मैं सीधा सीधा नाम दे रहा हूं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हुआ, जो सीधा लाइट के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसको नाम दे दिया मैंने लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की जो साइट है वो आपको याद रहेगी, क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने थे, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी बनाई गई थी या हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बनाए गए थे, वो ये दो थे। अब इनको क्या किया जाएगा, इन दोनों केमिकल एनर्जी इंटरमीडिएट्स को यूज किया जाएगा इस स्ट्रोमा वाले हिस्से में। ये स्ट्रोमा है और इसी स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसी स्ट्रोमा में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स में नाम होता है एक एंजाइम का रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, उसका नाम होता है। अभी नहीं पढ़ेंगे हम, जब डार्क रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि क्या है एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, जो यहाँ पे ट्रैप करके लाइट एनर्जी को एटीपी और NADPH बनाए गए थे, जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे, उन प्रोडक्ट को अब यूज किया जाएगा इस स्ट्रोमा वाले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाने में। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन था ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। मैं क्या फिर से बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन हुआ दूसरा वाला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया, तो दिस प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को, चूंकि ये लाइट डायरेक्टली, अच्छा, लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी के बेसिस पे या इंडिपेंडेंसी के बेसिस पे हम लाइट और डार्क रिएक्शन ने हम नाम नहीं दे रहे, क्योंकि देखो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हुआ है, जिसे मैं अब डार्क रिएक्शन कह रहा हूं, वो डार्क रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि लाइट की जरूरत नहीं है। देखो पहली जरूरत तो लाइट यही है कि लाइट ना होती
तो एटीपी NADPH ना बनता, वो ना बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट ना किया जाता। और दूसरी बात, जो रुबिस्को होता है वो लाइट से एक्टिवेट होता है, वो लाइट एक्टिवेटेड एंजाइम है, बिना लाइट के वो रुबिस्को एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, तो लाइट की तो जरूरत है उसको, ऐसा नहीं है कि वो बिना लाइट के काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा काम हुआ बेटा, जो दूसरा काम हुआ वो हुआ यहाँ पे स्ट्रोमा वाले हिस्से में। स्ट्रोमा में क्या हुआ था, स्ट्रोमा के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स था, उस फ्लूइड मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट थे, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स कार्बन फिक्सेशन करने का काम करेंगे। कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमेटास के थ्रू प्लांट लेता है उसको ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और फर्दर ये जो ग्लूकोज यहाँ पे बना है इसे ये प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, या उसका स्टोरेज कर लेगा, तो यहाँ पे जो कार्बन फिक्सेशन किया गया है, इस कार्बन फिक्सेशन में जो एटीपी और NADPH एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, उनको इस्तेमाल किया गया। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे इसको कहा था लाइट रिएक्शन, दूसरे वाले को कह देंगे डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की साइट होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और डार्क रिएक्शन की साइट होती है स्ट्रोमा। मेरी बात सभी को क्लियर है, पक्का क्लियर है? चलिए अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मैंने आपको ये बात तो बता दी कि भाई यहाँ पे ये पिगमेंट्स लगे हुए हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स के टाइप क्या होते हैं, मेन पिगमेंट कौन से हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे, उन सब की बात हम यहाँ पे अब कर दे रहे हैं। तो देखिए अगली बात हो रही है यहाँ पे पिगमेंट्स के बारे में। तो बेटा पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल हैं, पिगमेंट्स वो सब्सटेंस कह लीजिए जो कि ट्रैप कर सकते हैं लाइट को, वो मॉलिक्यूल्स या वो सब्सटेंस जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को हम पिगमेंट्स कहते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दिया जाता है, पिगमेंट कहा जाता है। तो अगली बात यहाँ पे ये है, पिगमेंट्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए पिगमेंट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं चीफ पिगमेंट और दूसरे होते हैं एसेसरी पिगमेंट। चीफ पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, मतलब कहने का ये है कि क्लोरोफिल के टाइप हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें से ए को छोड़ के बी, सी, डी, ई ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट हैं, और ये आपका चीफ पिगमेंट है या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है। और उसके अलावा हमारे पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स आते हैं, कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी कई टाइप होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल के अलावा कैरोटीन, फाइकोबिलिन्स, बाकी फाइकोइरेक्टिन, फाइकोसाइनिन, ये सब के सब कैरोटीनॉइड्स के टाइप होते हैं। तो यहाँ पे सारे पिगमेंट क्लोरोफिल के टाइप, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई, साथ में सारे कैरोटीनॉइड्स,
ये सब एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे क्लोरोफिल हायर प्लांट्स में होता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या इसी को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफिल। और इस बैक्टीरियोफिल के दो टाइप होते हैं, बैक्टीरियोफिल ए और बी, ठीक है। लेकिन ये केवल बैक्टीरिया के अंदर है, हायर प्लांट्स में बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफिल नहीं होंगे। हायर प्लांट्स में आपको ये मिलेंगे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के टाइप्स। क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई प्लांट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं, उन पिगमेंट्स को निकालने का जो काम है, मतलब कैसे पता किया जाए कि किसी प्लांट की लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट मौजूद हैं, तो उसके लिए हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम की टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, मैं अगर पता करना चाहूं कि टाइप ऑफ पिगमेंट्स लीफ के अंदर कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ पिगमेंट लीफ के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो मुझे करना पड़ेगा एक टेक्निक जिसे मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी कहूंगा, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू मैं सारे पिगमेंट्स को अलग अलग कर सकता हूं प्लांट की लीफ में जो भी प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक लीफ लेनी होगी या दो लीफ ले लीजिए, और इन दोनों लीफ को मैं क्या करूंगा, पिस्टल एंड मोर्टार की मदद से। पिस्टल एंड मोर्टार तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो पहले जमाने में वो होते थे एलोपैथी वाले डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स, उन सबके पास मिलता था। आप सबके घर में किचन में भी होगा अदरक कूटने के लिए, वो छोटे अलग टाइप का प्रोटोटाइप है, ठीक है। इसका बड़ा प्रोटोटाइप पहले जमाने में मिक्सी का काम किया करता था, ठीक है। हाँ, सबके घर में अभी भी होता है जी। हाँ, तो इसे हम लोग पिस्टल एंड मोर्टार कहते हैं। इसे पेस्ट बना देंगे, इसका लीफ का पीस दिया इसका, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट बना देंगे। अब जब पेस्ट बना दिया तो हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर का ऐसे करके कॉलम बना देंगे, मतलब उसका एक कॉलम काट लेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर का, ठीक है जी। ऐसे करके कॉलम बना लिया, और कॉलम बनाने के बाद में हम वहां पे क्या करेंगे, एक लोडिंग लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लोडिंग लाइन खींचेंगे, और लोडिंग लाइन खींचने के बाद में हम यहाँ पे इस पेस्ट को डाल देंगे, हम इस पेस्ट को यहाँ पे डाल देंगे लोडिंग लाइन के ऊपर। अब क्या होगा, इसको फर्दर हम एक और इस तरीके के सिलेंडर को लेंगे, और सिलेंडर के अंदर या तो एसीटोन को भर देते हैं, या अल्कोहल भर दीजिए, या आप कह सकते हो क्रोमेटोग्राफिक सॉल्यूशन को आप यहाँ पे डाल दीजिए, और इसको लीजिए, इस पूरे को उठाइए, और उठाने के बाद में, अरे उठ जा, इसको ले जाके इसमें ऐसे रख दीजिए, रख दिया। और इसको यहीं पे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जो आपने लोडिंग लाइन खींची थी, अब लोडिंग लाइन और एसीटोन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसको यहाँ से मिटा के अपने आप सही कर लेना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर पिगमेंट होंगे वो अपनी एफिनिटी के हिसाब से, मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन एफिनिटी होती है हर एक केमिकल की, उसके हिसाब से वो
सेपरेट होना शुरू कर देगा अलग अलग लाइंस में। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, इस तरीके से अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको ये मिल गया आपका क्लोरोफिल बी, ये मिल गया क्लोरोफिल ए, ये मिल गया आपको कैरोटीनॉइड या कैरोटीन, और ये मिल गया आपको ज़ेंथोफिल। और अच्छा, ये सब अलग अलग रंग के आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ये जो पेपर बना है इसे क्रोमेटोग्राम कहेंगे। अगर आप क्रोमेटोग्राम को लेंगे तो उसके ऊपर आपको सेपरेटेड पिगमेंट्स की लेयर मिल जाएगी। आपको सेपरेटेड पिगमेंट्स की क्या मिल जाएगी? लेयर मिल जाएगी। और इसमें क्लोरोफिल ए जो होगा वो आपको ब्लू ग्रीन कलर का मिलेगा। ठीक है। क्लोरोफिल बी जो होगा वो आपको येलो ग्रीन कलर का मिलेगा। ज़ेंथोफिल्स जो होंगे वो आपको येलो कलर की लेयर बनाते हुए मिलेंगे। और जो कैरोटीन होगा वो आपको ऑरेंज या येलो ऑरेंज कलर का मिलेगा। ऑरेंज या येलो ऑरेंज कलर का मिल जाएगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स को इसमें बांट देते हैं। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि हमारे जो पिगमेंट्स हैं उनको मैंने दो तरीके से बांटा था। मैंने बोला था कि एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, जितने भी बचे हुए पिगमेंट्स हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट हैं। तो कैसे हम लोग इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखो, ये प्रूफ कर पाना कि क्लोरोफिल ए ही एसेसरी पिगमेंट, चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसके लिए तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा देव? इसके लिए तो हमें एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी वो बात आपको समझ में आ पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ये कंसीडर कर लीजिए कि एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए all other pigments are accessory pigment। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एसेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब इस बात को कैसे समझा जाए? तो देखिए, होता ऐसा है कि ये जो थाइलेकॉइड मैंने बनाया था और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे मैंने ये पिगमेंट बनाए थे, तो यहाँ पे एक पिगमेंट नहीं होता, यहाँ पे पिगमेंट का ग्रुप होता है। यहाँ पे पिगमेंट का क्या होता है? ग्रुप होता है। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और उन्हीं ग्रुप ऑफ पिगमेंट को हम पिगमेंट सिस्टम कह देते हैं, या उन्हीं को नाम दे दिया जाता है फोटो सिस्टम। तो पिगमेंट और फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो ये पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम कैसे बनेगा? तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है, बीचों बीच क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है उसके लगभग 200 से 300 मॉलिक्यूल बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो बचे हुए हमारे पिगमेंट हैं वो सारे पिगमेंट इसको चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। जितने भी बचे हुए सारे पिगमेंट हैं वो इसको चारों तरफ से सराउंड करने का काम करेंगे। तो सपोज करो जो बाहर इन्हें सराउंड कर रहे हैं, कोई क्लोरोफिल बी है, कोई क्लोरोफिल सी है, कोई क्लोरोफिल डी है, कोई ई है, कोई ज़ेंथोफिल है, कोई कैरोटीनॉइड है, कोई कैरोटीनॉइड है।
ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं जो यहाँ पे इसको चारों तरफ से सराउंड करने का काम कर रहे थे। अब होता क्या है कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और इसके अलावा जो बी सी डी ई टाइप के क्लोरोफिल थे और जेंथोफिल्स थे, कैरोटीन थी, फाइकोबिलिन्स थे, जो अलग अलग पिगमेंट्स थे, इन सब की जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, इन सब की जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का रेंज है, इन सब की जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो सबकी डिफरेंट होती है। इन सबकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो सबकी अलग अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास में विजिबल लाइट आती है, जो हमें डायरेक्टली सनलाइट से जो विजिबल लाइट आ रही है, उस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 390 टू 760 नैनोमीटर है। इस रेंज की सनलाइट हमारे पास में प्लांट के पास आती है, लेकिन इस लाइट में से केवल 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपने यूज में ला पाते हैं। इतनी लाइट में से इतनी लाइट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो सनलाइट है जो फोटोसिंथेसिस में यूज में आती है, उन्हें हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं या पार कहते हैं। अब इस पार में से भी सबके अलग अलग रेंज है। मतलब अगर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा तो हो सकता है वो 430 नैनोमीटर पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता हो, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ना करता हो, उससे पहले एब्जॉर्प्शन ना करता हो, 680 से 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्प्शन करता हो। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 400 से 430 से पहले की जितनी भी थी वो सारी लाइट बेकार। 430 पे कर लिया, चलो 450 तक मान लो, 450 से लेके 680 नैनोमीटर तक के बीच की जो सनलाइट है वो यूज नहीं हो पा रही, वो भी बेकार। तो जो सनलाइट ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाहर वाले। मेरी बात आपको समझ में आई? जो सनलाइट क्लोरोफिल ए यूज नहीं कर पाएगा उसको एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सनलाइट इस अर्थ के ऊपर आ रही है उस सनलाइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। देखो एक तो क्या होता है, जो अगर हमारी पार भी बताऊं कितनी, अगर टोटल 100% सनलाइट इस अर्थ पे आ रही है ना, तो उसके अंदर केवल 2 से 10% लाइट है जो इस रेंज में आती है। मतलब बहुत सारी लाइट तो यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर में आ ही नहीं पाती क्योंकि हमारा एक डेंस एटमॉस्फेयर। तो एक तो लाइट इतनी कम आ रही है पार में, और वो लाइट भी फिर यूज ना की जाए। तो प्लांट्स ने क्या किया है, प्लांट्स ने अपने अलग अलग पिगमेंट्स की अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेंज बांध दी कि भाई क्लोरोफिल ए है, तुम इतने पे एब्जॉर्प्शन कर लो, इतने रेंज में एब्जॉर्प्शन कर लो। सपोज करो क्लोरोफिल बी है, उसको बोला भाई तुम एक काम करो, तुम 450 से 500 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करो, सी को 500 से 550 के बीच में करो। तो इससे क्या होगा, हर रेंज की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अच्छा, एब्जॉर्ब करके क्या किया जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा कि एब्जॉर्ब करके ऐसा तो नहीं है कि वो उनको कुछ शक्ति आ जाएंगी, उसका कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो एब्जॉर्ब करके अपने पास तो रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये था कि जो अलग अलग रेंज की सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एसेसरी पिगमेंट, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद खुद खुद के पास नहीं रखेंगे, उसको दे दे इसको। ये मतलब उसको क्या करेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे अलग अलग रेंज की सनलाइट आई, यहाँ पे अलग अलग रेंज की चारों तरफ से आई है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, सनलाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। रेंज, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की रेंज की सनलाइट आई, तो ये क्या करेंगे, उस डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, उसको RET रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, खुद के पास नहीं रखते, उसको एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, और फाइनली उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है क्लोरोफिल ए के पास में। उस एनर्जी को जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी उसे ट्रांसफर कर देते हैं RET करने के बाद में किसके पास में, क्लोरोफिल ए के पास में। तो ये जो मॉलिक्यूल चारों तरफ इसके सराउंड करे थे, ये सब कौन थे, एसेसरी पिगमेंट। तो इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इन्हीं को क्या नाम देते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल। इन्हीं को दूसरा नाम भी देते हैं, इन्हीं को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इन्हीं को क्या नाम देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट को हार्वेस्ट करते हो और इस मॉलिक्यूल को दे देते हो। क्लियर है मेरी बात सभी को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला फंक्शन, ये सारे के सारे जो बाहर की तरफ लगे हुए थे, ये जो बाहर लगे हुए थे, ये जो बीच में लगा हुआ था, ये जो बीच में लगा हुआ था, ये तो कौन हो गया हमारा, रिएक्शन सेंटर। ये तो क्या हो गया, रिएक्शन सेंटर। और ये जो बाहर सारे लगे हुए थे, ये सब, इन सबको हम क्या नाम दे देंगे, इन सबको हम लोग कह देंगे ये सब एसेसरी पिगमेंट हैं, या ये सभी क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल हैं, या यही सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। LHC का मतलब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए पहला फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है। ये यहाँ पे मैक्सिमम ये डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ, जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट हो पा रहा है। तो सनलाइट बिगड़ेगी नहीं, बेकार नहीं जाएगी, वो यूज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है जी। और ये आपस में जो करते हैं इसको कहते हैं RET या रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर जो ये एक दूसरे को करते हैं, एंड फाइनली उस एनर्जी को ये क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। क्लोरोफिल ए के पास में तुरंत वो एनर्जी पहुंचने के बाद, अब सपोज करो किसी भी मॉलिक्यूल के पास तुरंत हाई एनर्जी पहुंच जाए, तो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एकदम ऑर्बिटल से बाहर, या अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपने ऑर्बिटल को छोड़ देता है जिसके पास भी हाई एनर्जी पहुंचती हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, क्लोरोफिल ए के पास में जैसे ही हाई एनर्जी पहुंचेगी इतनी सारी। अच्छा, ऐसा नहीं है क्लोरोफिल ए अपना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, अपना भी एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर जो पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी उसको दे रहे हैं, तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, और उसके लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो उसे एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल देता है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से दो काम होते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐसे होगा, आप ऐसे समझिएगा, इस बात को आप यहाँ पे समझिएगा। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है जी। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एक फोटो सिस्टम मैंने यहाँ बना दिया और दूसरा फोटो सिस्टम मैंने यहाँ बना दिया, दो फोटो सिस्टम बना दिए। तो एक फोटो सिस्टम में अपना यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर हो गया, इसका यहाँ पे रिएक्शन सेंटर हो गया, इसके अपने यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, या ये हो गए क्या कहते हैं उन्हें, एंटीना मॉलिक्यूल्स, और इसके अपने हो गए। क्लियर है। और बीच में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ, बस लगे हुए हैं, बताऊंगा बाद में। अगर मैंने अभी बोल दिया साइटोक्रोम, पियोफाइटिन,
पैराडॉक्सिल, तो आप लोग बिदक जाओगे। अभी बस फिलहाल ये समझो कि वो कौन है। तो ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। तो अब ऐसा हुआ कि इस फोटो सिस्टम के ऊपर बहुत सारी सनलाइट आई, गिर गई, इन सब ने RET करके इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसके पास में क्लोरोफिल ए के पास में, जो रिएक्शन सेंटर बीच में लगा हुआ ग्रीन कलर का, कर दिया। अब दो काम हो सकते हैं, दो काम ये होंगे, या तो क्लोरोफिल ए का खुद का इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिटल से बाहर निकल जाए, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर निकल जाए, और वो इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर ले। या दूसरा काम ये हो सकता है कि इस क्लोरोफिल ए के पास में कोई इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाए, मतलब जैसे कि वाटर है तो वाटर स्प्लिट हो जाए, और स्प्लिट होने के बाद में यहां से ये काम हो जाए, मतलब यहां से आधा ऑक्सीजन निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2 प्रोटॉन निकल जाए। तो जनरली हायर प्लांट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे, मैंने कल आपको बताया था, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इज वाटर, कल पढ़ाया गया है इस बात को। तो वही काम यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन हो गया, पानी का ऑक्सीडेशन हुआ। तो भाई पानी का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, और पानी का ऑक्सीडेशन होने के बाद में यहाँ से ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट के तौर पे निकल गई। अब इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिए क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए से उन इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता चला जा रहा है, ये एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास में मूव करता हुआ चला जा रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कैरियर से दूसरे कैरियर, तीसरे कैरियर, चौथे कैरियर के पास जाता है, तो उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ETS कहते हैं। अब ये ETS, अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की एनर्जी को यूज करके एक काम हो रहा होता है। यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स थे, ये प्रोटॉन भी तो थे जो इस थाइलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर थे, तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद में एक काम होगा। आपको अगर याद हो तो F0 F1 पार्टिकल एक चीज हुआ करती थी, जो हमने कभी सेल में पढ़ी थी। तो मैंने बताया था, जब भी यहाँ से प्रोटॉन पास होगा तो इसके अंदर रोटेशन होगा, और जब इसके हेड में रोटेशन होगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या करेंगे, ATP बना लेंगे। तो इसमें ADP के साथ में फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो इसे कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट को जोड़ना ही फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो फॉस्फोराइलेशन को करने की एनर्जी कहां से आई? लाइट से, तो कह देंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ETS के थ्रू प्रोटॉन को एनर्जी मिली बाहर निकलने की, और वो प्रोटॉन जब बाहर निकले तो ATP बन गई, ATP बनी तो उसको कह दिया फॉस्फोराइलेशन। लाइट की वजह से हुआ तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत गहरी बात है, अगर नहीं समझ पाओगे तो आगे का चैप्टर रिलेट नहीं कर पाओगे, अगर समझ में आ गए तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ से प्रोटॉन निकल गए, तो यहाँ पे ATP बनी, ATP के बनने को हमने कह दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ATP बन गई हमारी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी अपनी जर्नी पूरी करेगा। कैसे करेगा? तो लाइट फिर से इसके ऊपर गिरेगी, ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ तक पहुंच गया, दूसरे फोटो सिस्टम तक। अब जब ये पहुंचा इसके पास में, तो इसने फिर से डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो फिर किसी और के पास चला गया, एंड फाइनली इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या जर्नी तब खत्म हुई जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐसा मिला जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस कर ले। ये जर्नी इलेक्ट्रॉन की तब तक चलती रही जब तक कोई सुटेबल रिड्यूसिबल एजेंट इसको नहीं मिल पाया, मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस कर ले।
तो इसको इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए NADP आया। NADP ने इन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और खुद को रिड्यूस करके NADPH बना लिया और एक NADP रिडक्टेज एंजाइम ने इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर दिया। तो यहाँ पे ये सारा काम थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। मेरी बात समझ में आई आपको सभी को? तो ये सारा काम थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे चलेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे थे, ये सारा सब कुछ जो हुआ था, उससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले थे, उन इलेक्ट्रॉन का क्या फेट हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। आधा काम आपका आगे का बहुत अच्छा हो गया है। मतलब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ये मान के चलिए आपके आगे आने वाले 2-3 मैकेनिज्म हैं जो आपके क्लियर हो गए हैं। अब दूसरा काम ये कर सकता है कि कभी कभी देखो ज्यादा सनलाइट भी तो गिर सकती है, सनलाइट की भी तो इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। तो अगर सनलाइट कम या ज्यादा होगी तो उससे क्लोरोफिल ए का एक्सेसिव हीट हो जाने के कारण डैमेज हो सकता है या फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ से जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट इसके लगे होते हैं वो क्या करते हैं, उस लाइट से बचाते हैं इस क्लोरोफिल ए को। मतलब ये दे एक्ट एज शील्ड पिगमेंट। शील्ड का काम समझ रहे हो देव, क्या होता है शील्ड? अरे आप सीधा सीधा देखो ना, मैंने एक एग्जांपल बैच नंबर 1 में लिया था। पुलिस वाले होते हैं तो कहीं दंगा वाले इलाके में जाते हैं तो वो अपने आगे एक वो लगा के रखते हैं बचाने के लिए कि पत्थर कोई मारे तो अपने आप को बचा ले। तो क्या एक शील्ड का काम कर रहा है, नहीं कर रहा? अब सपोज करो वो पुलिस वाला क्लोरोफिल ए है और जो उसने शील्ड आगे ली होती तो वो कैरोटीनॉइड है, वो कैरोटीनॉइड है, और जो पत्थर वहां से आ रहा है वो एक्सेसिव हीट है। तो अगर वो शील्ड पिगमेंट बीच में ना हो तो उसका माथा फूटेगा, मतलब क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यही काम यहाँ पे भी होगा। तो एक्सेसिव हीट से क्लोरोफिल ए को बचाने का काम ये कैरोटीनॉइड्स करेंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन इसका ये होता है एसेसरी पिगमेंट का। एसेसरी पिगमेंट दूसरा काम ये करते हैं। कौन है ये आवाज कर रहा है? ढोल कौन है? जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो एसेसरी पिगमेंट है, जो कि एसेसरी पिगमेंट है, ये क्या करेंगे? दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, by excessive heat or act as shield pigment। एक्ट करते हैं ये शील्ड पिगमेंट्स के तौर पे। अब आप थोड़ा सा लिख सकते हो अगर चाहो तो।